नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स बाय संदीप में। दोस्तों, क्या हो अगर धरती के नीचे मौजूद एक रहस्यमयी गुफा से निकलें ऐसे जीव जो जमीन की सतह पर आकर तबाही मचा दें और उन्हें मारने का कोई तरीका भी ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप कोई हरकत करेंगे, ये आपकी आवाज सुनकर सीधा आपकी ओर बढ़ेंगे और आपको ही खत्म कर देंगे। आज मैं आया हूं आपके लिए एक ऐसी ही सर्वाइवल से जुड़ी कहानी लेकर, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी कहानी में। कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया राज्य से, जहां के अपलेचियन ट्रेल में कुछ खोजी गुफा अन्वेषक एक अनजानी गुफा के भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। वो वहां एक गड्ढा करके अंदर देखने की कोशिश करते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी से वहां मौजूद कुछ खूंखार परजीवी जीव जाग जाते हैं। ये कोई आम जीव नहीं, ये चमगादड़ों की एक आदिम, भयावह और खूंखार प्रजाति है, जिनकी सुनने की क्षमता इतनी घातक है कि जरा सी आवाज भी उन्हें हमला करने के लिए उकसा देती है। वहां मौजूद खोजी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और ऐसा होते ही चमगादड़ उन सभी लोगों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। ये जीव अपने पंखों की तेज फड़फड़ाहट के साथ हवा को चीरते हुए बाहर निकलते हैं और गुफा की सीमाओं को लांघते हुए धीरे धीरे पूरी धरती पर फैलने लगते हैं। जल्द ही इनके आतंक की सुर्खियां टीवी में भी दिखाई जाने लगती हैं और दुनिया इन चमगादड़ों को वेस्प के नाम से जानने लगती है। कहानी मुड़ती है अब एंड्रयू की फैमिली की तरफ, जो साथ में बैठे इन घटनाओं पर नजर डाल रहे थे। टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में एक नया खतरा पनप चुका है और ये खूंखार वेस्प जरा सी आवाज होने पर बहुत ज्यादा आक्रमणकारी हो जा रहे हैं। टेलीविजन पर चल रही रिपोर्टिंग में बताया जाता है कि अब तक सैकड़ों लोग इन प्राणियों का शिकार बन चुके हैं। एंड्रयू के चेहरे पर एक सन्नाटा छा जाता है और एंड्रयू की पत्नी केली की आंखों में डर साफ झलकने लगता है। इसी बीच एंड्रयू का सबसे पुराना और करीबी दोस्त ग्लेन उससे मिलने आता है। वह बहुत घबराया हुआ होता है। वह बताता है कि अब यहां रहना खतरे से कम नहीं है, हमें जल्द ही यह जगह छोड़कर कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि अब शहर सुरक्षित नहीं रहा। एंड्रयू और ग्लेन जल्द ही इस तबाही से दूर निकल जाने का प्लान करते हैं। उन्होंने जल्दबाजी में जरूरी सामान समेटा, कुछ खाने पीने की चीजें, बंदूकें, दवाइयां और एली का सबसे प्यारा दोस्त, उसका डॉग ओटिस। इतना करने के बाद 2 गाड़ियां तैयार की गईं, एक में ग्लेन अकेला और दूसरी में एंड्रयू अपने पूरे परिवार के साथ। सड़क पर कुछ मील चलने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है। इमरजेंसी के कारण ईंधन भरना जरूरी था, क्योंकि आगे का रास्ता लंबा और अनिश्चित होने वाला था। एली कुत्ते को घुमाने ले जाती है। इतने में अचानक एक आदमी बंदूक लिए उसके सामने आ जाता है। एंड्रयू भी वहां आ जाता है। वो उस आदमी को शांत होने के लिए कहता है। दरअसल ये आदमी एंड्रयू की गाड़ी छीनना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, पीछे से ग्लेन ने बिना देरी किए अपनी बंदूक उठाई और एक गोली उस आदमी के पैर में उतार दी। आदमी चीखा और गिर पड़ा और उसकी चीख पूरे आसमान में आग की तरह फैल गई। सबको डर था कहीं वेस्प ये चीख की आवाज सुनकर उन पर हमला ना कर दें, इसलिए सब वहां से तुरंत अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं। सड़कें अब सिर्फ रास्ता नहीं, मौत की गलियां बन चुकी थीं और जैसे जैसे खबर फैल रही थी, लोग बेतहाशा भागने लगे थे। हर इंसान अब सिर्फ एक चीज से भाग रहा था, आवाज। और उसी भागम भाग में एक सुनसान हाईवे पर एंड्रयू और ग्लेन की गाड़ियां एक भारी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। सबका मानना था कि इस जाम में फंसे रहना मतलब मौत को न्योता देना, इसलिए ग्लेन और एंड्रयू दोनों ने गाड़ियों को मोड़ा और सड़क छोड़ते हुए कच्चे रास्तों पर उतर आए। वो पेड़ों के बीच से, धूल और घास से होते हुए, जंगल के किनारों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। सब ठीक चल ही रहा था कि अचानक ग्लेन की गाड़ी के सामने हिरणों की भीड़ भागते हुए सड़क पार करने लगी। मजबूरन ग्लेन को हिरणों को बचाने के लिए गाड़ी घुमानी पड़ी, जिससे गाड़ी असंतुलित हो गई और ग्लेन अपनी गाड़ी के साथ एक गहरी ढलान से नीचे लुढ़क गया। लुढ़कते हुए गाड़ी नीचे जाकर एक पेड़ से अटक गई। गाड़ी इस वक्त उल्टी पड़ी हुई थी और उसका दरवाजा भी नहीं खुल पा रहा था। एंड्रयू तुरंत अपनी गाड़ी रोककर नीचे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो ग्लेन तक पहुंचा, उसने देखा कि ग्लेन का पैर सीट के नीचे फंसा हुआ था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एंड्रयू ने ग्लेन को निकालने की कोशिश की, पर उसके सारे प्रयास विफल हुए। इतने में ग्लेन ने एंड्रयू को आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि अगर एंड्रयू उसके लिए वहां रुका रहा तो यह उसकी खुद की फैमिली के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। पर एंड्रयू इसके लिए राजी नहीं हुआ। ग्लेन ने एंड्रयू को समझाया और उसे जाने के लिए कहा। एंड्रयू ग्लेन की बात मान गया, पर जाते हुए ग्लेन से वादा किया कि वो जल्द ही मदद लेकर आएगा और ग्लेन से कहा कि वो हिम्मत न हारे। एंड्रयू अपनी फैमिली के सभी लोगों को गाड़ी में बिठाकर चलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन पेड़ों के पीछे से अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, वेस्प की साएं साएं की आवाज भी सुनाई देने लगी थी।
जंगल की वीरानी में जैसे ही एंड्रयू की एसयूवी स्टार्ट होती है, एली का प्यारा डॉग ऑटिस तेजी से भौंकने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वेस्प वहां आ चुके थे। एक वेस्प उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और एक एक करके वेस्प का झुंड उनकी गाड़ी पर टूट पड़ता है। ऑटिस लगातार भौंके जा रहा था, जिसकी वजह से वेस्प और ज्यादा आक्रामक हो रहे थे। ग्लेन समझ जाता है कि उसका दोस्त और उसकी फैमिली वेस्प के खतरे से जूझ रही है, इसलिए वह जो गाड़ी में फंसा हुआ था अपनी बंदूक से फायर करने लगता है ताकि वेस्प उसकी ओर आ जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही। सारे वेस्प उड़कर अब ग्लेन पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। लेकिन ऑटिस का भौंकना अब भी बंद नहीं हुआ था, जिसके कारण वेस्प का खतरा अब भी एंड्रयू और उसकी फैमिली पर बरकरार था। एंड्रयू को मजबूरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर ऑटिस को बाहर जाने देना पड़ा, और जैसे ही ऑटिस बाहर गया उन वेस्प ने उसे भी मार डाला। गाड़ी में अब फिर से सन्नाटा था, लेकिन मौत ने अभी हार नहीं मानी थी। एंड्रयू के मन में कुछ सूझा और वह गाड़ी से बाहर उतरा। जैसे ही वह कुछ कदम आगे चला, गाड़ी में बैठी लिन, जो अस्थमा की मरीज थी, खांस पड़ी। खांसी की आवाज सुनकर एक वेस्प उनकी कार के ऊपर आकर दमकता है। एंड्रयू, जो बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, अपने सामने पड़ी टायर आयरन को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे आकर्षित होकर वेस्प उसकी ओर चला जाता है। एंड्रयू तुरंत गाड़ी में वापस चला जाता है। एंड्रयू समझ जाता है कि ये वेस्प अंधे हैं, ये बस आवाज से आकर्षित होते हैं। वह सभी को किसी भी प्रकार का शोर न करने को कहता है, और अब वह सभी को अपने अपने जरूरी सामान पैक करने को कहता है, और खुद ग्लेन की कार के पास चला जाता है और उसकी गाड़ी में आग लगा देता है। इस प्रकार वह अपने खास दोस्त को अंतिम अलविदा करता है। गाड़ी की आग की लपटों और आवाज से वेस्प आकर्षित होते हैं और उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। अब क्योंकि एंड्रयू की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, उस गाड़ी के दरवाजे अब आवाज करने लगे थे, इसलिए एंड्रयू और उसकी फैमिली अब पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। सभी अनजान रास्तों में आगे बढ़ते चले जा रहे थे और देख रहे थे आसमान को, जहां खूंखार वेस्प का साया मौत लिए मंडरा रहा था। रात हो चली थी। घंटों की घने जंगल में पैदल यात्रा के बाद उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ लेकिन मजबूत लोहे की बाड़ दिखी। उसके पीछे कुछ केबिन्स थे और एक छोटा सा कंपाउंड। सभी की आंखों में हल्की उम्मीद की चमक उभरी। उन्होंने धीरे से गेट खोलने की कोशिश की। तभी गेट में लगी बेल बजने लगी, जिससे वहां एक वेस्प आ गया। इतने में कंपाउंड से एक औरत बंदूक के साथ बाहर आई और एंड्रयू की फैमिली की तरफ बंदूक तानकर उन्हें जोर जोर से वहां से जाने की धमकी देने लगी। उसकी आवाज के शोर के कारण वेस्प ऊपर से हमला कर उसे मार डालते हैं। एंड्रयू की फैमिली ये सब देखकर काफी डर जाती है। सभी अब दूसरे रास्ते से उस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वेस्प का खतरा भी उनके आसपास मंडरा रहा था। एंड्रयू ने जब जमीन पर निगाह डाली तो उसे वहीं एक छोटा सा पुराना ड्रेनेज टनल दिखा, जो सीधा कंपाउंड के भीतर तक जाता था। एंड्रयू उस टनल के माध्यम से कंपाउंड के अंदर दाखिल होता है और अंदर जाकर सब कुछ चेक करता है। सब कुछ सही और सुरक्षित होने पर वो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अंदर आने का इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही सभी एक एक करके टनल में दाखिल हो जाते हैं। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक टनल में एक रैटल स्नेक उनके सामने आ जाता है। वो रैटल स्नेक उन पर हमला करने ही वाला था कि एक वेस्प रैटल स्नेक की आवाज सुनकर टनल के अंदर घुसता है और उसी रैटल स्नेक को ही काट खाता है। इसी शोर के चलते वेस्प टनल के बाहरी साइड में मौजूद केली पर हमला कर देते हैं, जिससे केली तेजी से चीखने चिल्लाने लगती है। टनल के अंदर मौजूद वेस्प भी बाहर चला जाता है और टनल में मौजूद लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एंड्रयू, जो बाहर मौजूद था, ये भयावह दृश्य देख रहा था। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वेस्प को आकर्षित करने हेतु वहां मौजूद एक पुराना लकड़ी चिपर ऑन कर देता है, जिसकी आवाज से आकर्षित होकर एक एक करके वेस्प उस मशीन में पिसते चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर सभी लोग टनल से होते हुए कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। केली दर्द से कराह रही होती है। उसके पैरों पर वेस्प के नुकीले पंजों के घाव थे। लिन ने फौरन अपना मेडिकल बैग निकाला। एंड्रयू ने घाव साफ किया, मरहम पट्टी की गई और केली को सुलाया गया। रात खत्म होने के बाद सुबह जब लिन ने केली के जख्म देखे तो उसने इसका जिक्र एंड्रयू से किया। उसने कहा कि केली को जल्द ही एंटीबायोटिक देनी होगी, वरना जख्म और बढ़ जाएंगे। एंड्रयू अब दवाइयां लाने के लिए एली के साथ बाहर निकलता है। बाहर वे देखते हैं हजारों की तादाद में वेस्प आसमान में मौत बनकर मंडरा रहे होते हैं। वो शहर पहुंच चुके थे। शहर में सब सूना था। चारों तरफ तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता था। इसी बीच हमें एक रहस्यमयी शख्स को दिखाया जाता है, जो उन पर छुप कर नजर जमाए हुए था, जिसका एंड्रयू और एली को कोई अंदाजा नहीं था। वो दोनों दबे पांव फार्मेसी में दाखिल हो जाते हैं। एंड्रयू फार्मेसी से जरूरी दवाइयां अपने बैग में भर लेता है और एली के साथ बाहर आ जाता है। दोनों देखते हैं सामने एक लंबा अजीब सा आदमी उनकी राह में आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। आदमी बड़े अदब से पेश आ रहा था। उसने एक किताब खोली और उसमें लिखा हुआ एंड्रयू और एली को पढ़ाया, जिसमें लिखा था कि वो एक रेवरेंड है, एक ऐसा पंथ जो खामोशी को भगवान मान चुका था। उसका दावा था कि वेस्प
ईश्वर की सजा है और जो चुप रहेगा वही मोक्ष पाएगा। रेवरेंड उन्हें अपने समूह में शामिल करने का निमंत्रण देता है। एंड्रयू बड़ी शांति से उसकी बात सुनता है, फिर सिर हिलाकर मना कर देता है और दोनों अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। द रेवरेंड वहीं खड़ा रहा और अजीब तरीके से उन्हें देखने लगा और इसी दौरान पता चला उसकी जीभ आधी कटी हुई है। अगली सुबह एली एंड्रयू को बताती है कि कल रात उसने CNN की एक ब्रॉडकास्ट न्यूज देखी जिसमें बताया गया कि वेस्प को अत्यधिक ठंड से नफरत है और उत्तरी इलाकों में जहां तापमान बहुत नीचे चला जाता है वहां वेस्प सरवाइव नहीं कर पा रहे, जिस वजह से सारे लोग अब उत्तर की ओर पलायन कर रहे हैं। एली एंड्रयू को यह भी बताती है कि CNN की रिपोर्ट में एद ग्रे नाम के जोन का जिक्र था जहां ना बिजली है, ना कोई इंटरनेट, ना कोई संचार व्यवस्था, सिर्फ सन्नाटा, बर्फ और छुपे हुए लोग। थोड़ी देर बाद एली देखती है कि वही रेवरेंड अब अपने साथियों के साथ उनके कंपाउंड के गेट के बाहर खड़ा था। एंड्रयू उनसे बात करने के लिए बाहर आता है। रेवरेंड एक पेज में लिखता है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसके लिए एंड्रयू इशारों में मना कर देता है। उसके बाद रेवरेंड दोबारा वही बात करता है जिसका जवाब एंड्रयू लिख कर देता है, हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन इस बार रेवरेंड अपने असली काले मंसूबे बयान करता है और कुछ ऐसा लिखता है जिससे एंड्रयू गुस्से से भर जाता है। वो वापस अपने कंपाउंड में जाता है, फिर बाहर बंदूक के साथ आता है और रेवरेंड पर बंदूक तान देता है। रेवरेंड आसमान की ओर इशारा करता है जिसका मतलब था कि अगर एंड्रयू ने गोली चलाई तो वेस्प उन पर भी हमला कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद एंड्रयू ट्रिगर दबाने में अडिग रहता है। ये देखकर रेवरेंड आखिरकार पीछे हट जाता है और वहां से जाने का फैसला करता है, पर अब वो अपने घिनौने मंसूबे पूरे करने की जिद पर अड़ा हुआ था। रात के वक्त जब सब आराम कर रहे थे, कंपाउंड के बाहर कोई धीरे से खटखटाता है। एंड्रयू देखता है कि वो एक छोटी बच्ची थी जिसने मैले कपड़े पहन रखे थे और जो घबराई हुई थी। एंड्रयू के अंदर का पिता जाग उठा, उसने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया और बच्ची को अंदर ले आया। उन्होंने देखा कि बच्ची के पेट में मोबाइल बांधा गया है। सब समझ गए कि इस बच्ची को रेवरेंड ने ही भेजा है। वहीं एली देखती है कि कंपाउंड की खिड़की के शीशे में एक फोन लटका रखा था जो तुरंत बजने लगता है, जिससे वेस्प तुरंत वहां आकर खिड़की पर हमला करने लगते हैं। इतने में उस बच्ची के पेट में लगाए गए फोन में भी रिंगटोन बजने लगती है और वेस्प खिड़की तोड़कर अंदर घुस आते हैं। फोन को तुरंत निकालकर पानी में डाल दिया जाता है जिससे उसकी घंटी बंद हो जाती है। लेकिन उसी समय दूसरा फोन जो खिड़की में चिपकाया गया था फिर से बजने लगता है और एंड्रयू और उसका बेटा जूड उसे शांत करने में व्यस्त हो जाते हैं। एली दादी और अपनी माँ के साथ अब बेसमेंट की ओर चली जाती है, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद रेवरेंड के आदमी उसे अपहरण कर लेते हैं। लीन एली को बचाने के लिए कंपाउंड से बाहर की ओर भाग जाती है और एली किसी तरह खुद को रेवरेंड के लोगों से छुड़ा लेती है। लीन रेवरेंड के लोगों को पकड़कर जोर से चीखती है, जिससे वेस्प उसके साथ साथ रेवरेंड के लोगों पर भी हमला कर उन्हें मार डालते हैं। इतने में बचे हुए रेवरेंड के लोग वहां आकर चाकू की नोक पर एली को दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लेकिन उसी वक्त एंड्रयू, उसका बेटा और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। रेवरेंड उन्हें शांत रहने को कहता है, लेकिन एंड्रयू चुप नहीं बैठता। वह उन लोगों पर हमला कर देता है और रेवरेंड को जान से मार देता है। लड़ाई में सभी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे एंड्रयू की फैमिली खुद को बचाकर वहां से सुरक्षित निकल जाती है। सभी लंबा रास्ता तय करके उत्तर की ओर बर्फ भरी जगह में एक रिफ्यूजी कैंप पहुंचते हैं और अब सब सुरक्षित थे। फिल्म के आखिरी दृश्य में एली को दिखाया जाता है जो अब वेस्प की शिकार नहीं, उनकी शिकारी बन चुकी है